नमस्कार दोस्तों, वन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यड़ संधि के उदाहरण को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यड़ संधि का नियम क्या है। तो एक संक्षेप नियम देखते हैं। यड़ संधि का नियम है, संस्कृत में एक सूत्र मिलता है, इको यड़चि। जब इसे हम तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है इकः यड़ अचि। अच का मतलब अच, अच का अर्थ है स्वर, और यड़ का यड़, तो यड़ को तोड़ेंगे तो यड़ प्राप्त होगा। यड़ से तात्पर्य है यड़ प्रत्याहार, मतलब या, वा, रा और ला। ये चार व्यंजन हैं जो अर्ध स्वर, मतलब कि आधे स्वर की विशेषता को धारण करते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। किंतु हिंदी में ये जो या और वा है, ये ही अर्ध स्वर हैं। रा और ला को नहीं माने गए हैं, क्योंकि रा का जो विकार उत्पन्न होता है वो री से होता है, और ला का विकार जो होता है वो री से होता है। और हिंदी भाषा में री और री अत्यधिक प्रयोग में नहीं आते हैं। इस कारण अर्ध स्वर को केवल दो ही माना गया है, या और वा को। इक का जब इससे विभक्ति हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा इक। इक से तात्पर्य है इक प्रत्याहार, इसमें आता है वर्ण ई, उ, री और ली। अब हम समझते हैं कि यड़ संधि कहाँ होती है। मतलब कि इक के बाद अच, कोई अच मतलब कोई स्वर आए तो इक का, केवल इक का यड़ आदेश हो जाता है। क्या? इक का यड़ आदेश हो जाता है। तो साधारण परिभाषा ये हुई कि जब इक के बाद अर्थात ई, उ, री और ली, चूंकि ली हिंदी में विलुप्त स्वर है, इसका कहीं प्रयोग नहीं आता है, तो हम तीन को ही हिंदी भाषा में लेंगे, री को हटा देते हैं। तो ई, उ, री के बाद कोई स्वर आए। अब कोई स्वर आए तो जैसे ई के बाद ई ही आएगा तो ये दीर्घ संधि कर लेगी, और उ के बाद उ आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा, री के बाद री आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी कारण ई, उ, री के बाद असमान स्वर, एक परिभाषा में मिलता है कि असमान स्वर अर्थात भिन्न स्वर, मतलब ई से भिन्न हो, उ से भिन्न हो और री से भिन्न हो। इससे अलग कोई स्वर आता है तो पूर्व वर्ण, मतलब कि ये जो इक है ये पूर्व वर्ण कहलाएगा। ई, उ और री पूर्व वर्ण के स्थान पर यड़ आदेश हो जाता है। कब? जब ई के बाद कोई अच अर्थात स्वर आता है। तो कहने का मतलब है, हम आपको इससे भी सरल तरीके से बताना चाहते हैं। ये तो इसका हम नियम को तोड़ करके परिभाषा को जाने। चलिए देखते हैं अब साधारण परिभाषा, हमारी बोलचाल की भाषा में क्या अर्थ होता है इसका, यड़ संधि के नियम का। देखिए, साधारण परिभाषा इसकी ये है कि ई, उ, री के बाद, ई, उ, री के बाद असमान स्वर, असमान स्वर, कोई असमान स्वर आए तो इक, ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा। लेकिन इधर वाला जो स्वर होगा वह नहीं बदलेगा, वह इसी वर्ण के ऊपर आकर के लग जाएगा, क्योंकि ये आधे हैं, व्यंजन है और व्यंजन पर स्वर तो आएगा ही।
और स्वर संधि का नियम है कि स्वर के बाद स्वर आए और विकार स्वर में ही हो। किसमें हो? तो वो क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। इसी कारण इसका नाम स्वर संधि हुआ है। चलिए कुछ उदाहरण लेके आए हैं यण संधि के। आज इस उदाहरण को हल करने से हमें बड़ी सहायता मिलेगी और इसी तरीके से जो अन्य उदाहरण होंगे उन्हें हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लिखे हुए हैं समय की बचत के लिए। पहला उदाहरण लिए हैं गत्यवरोध। देखिए शुद्ध लिखा है गत्यवरोध, इसे गत्यावरोध में लिखते हैं। जैसे आपको शुद्ध वर्तनी में भी गत्यावरोध, तो ये गलत होता है। क्यों? देखिए लिखा है गत्यवरोध, गत्यवरोध। जब इसे तोड़ेंगे तो पहले देखिए किसका यहाँ ये या आया है। हम पढ़ते हैं ना कि या व र बीच में यदि आते हैं तो संधि वहीं पे हुई रहती है और यड़ संधि रहती है। तो इसलिए ऐसे दृष्टिकोण को न रखिए, क्योंकि जैसे मध्यांतर एक शब्द बनता है तो वहां पर देखिए बीच में या है, वहां तो दीर्घ संधि है। मध्यधन अंतर तो दीर्घ संधि हुई। इसलिए इस नियम से बच के रहना है आपको। देखिए गत्यवरोध है, या आया है तो या किसके स्थान पर होता है? ई के। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे गति। ता आधा है तो आधा ई हटेगा, और यहाँ इसमें आ मिला है तो अवरोध। क्या हुआ? गति धन अवरोध। ई निकालेंगे, ये ई है, ता में ई है और आ समान स्वर है, नहीं असमान स्वर है तो ई का ही या होगा और फिर बराबर आ मिलाएंगे, या और आ तो बराबर या बनेगा। अब जो बचे हुए हैं उसमें देखिए ता आधा हो गया क्योंकि ई चला गया, ई तो परिवर्तित हो गया या में गत्य, और उसके बाद या लिखेंगे। अब या तो या क्या है? इसमें मिल गया है तो अवरोध, वरोध। देखिए गत्यवरोध एक शब्द का निर्माण हो गया। गत्यवरोध मतलब गति को रोकना, गत्यवरोध होता है। तो शुद्ध शब्द ये है, ये नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। संधि से भी शब्दों को शुद्ध किया जाता है। गत्यवरोध। देखिए यहाँ पर ये जो पूर्व वर्ण है, कौन सा वर्ण है? ये तो आप जानते होंगे, पूर्व वर्ण, और ये पर मतलब बाद वाला वर्ण, पर वर्ण। तो विकार किसमें होगा या आदेश किसमें होगा? किसके स्थान पर होगा? पूर्व वर्ण के स्थान पर। किसके स्थान पर होगा? पूर्व वर्ण के स्थान पर वर्ण पर नहीं होगा। दो संधियां स्वर संधि के हैं, यड़ और अयादि, जो पूर्व वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन होता है, पर वर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। अगला उदाहरण है ऐसे ही हम अब केवल हल करेंगे किसका? संधि विच्छेद क्या होगा। आप भी प्रयास करिए, वीडियो को रोक करके प्रयास कर सकते हैं। दूसरा शब्द है रीत्यानुसार। रीत्यानुसार नहीं होगा, देखिए ये है रीत्यानुसार। क्या ये शब्द सही है? ये गलत है, होगा रीत्यानुसार, रीत्यानुसार तो शुद्ध हो गया। इस तरीके से ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। देखेंगे, देखिए रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार, यहाँ ई आया और आ तो पूर्व वर्ण के स्थान पर क्या होगा? या होगा। तो पूर्व वर्ण के स्थान पर ये, तो ये ह्रस्व आ, ये अनुसार नहीं होता है, इस कारण ये भी हल हो गया। अगला शब्द है व्यंजन। देखिए व्यंजन है, शुरू में ही या आया है तो वह आधा हो गया, वा में ई और अंजन। क्या? अंजन। वी में ई है और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, सारे शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। और आ है, अन है, चाहे आप आ और अन क्योंकि अनुस्वार से ही, तो ई का क्या होगा? या, और यहाँ लगाएंगे तो अंजन हो जाएगा। व्यंजन लिखा हुआ मिल गया है, ये भी टूट गया। इसके बाद गत्यात्मक है। अगला शब्द क्या है? गत्यात्मक। अगले शब्द की बारी है। क्या शब्द है? गत्यात्मक। गत्यात्मक मतलब कि विशेषण है गत्यात्मक।
गति धन आत्मक। क्या होगा? गति धन आत्मक, क्योंकि यहाँ बड़ा आ है और या है, तो ई का क्या हुआ? या हुआ, और आ है, आ तो इसी में मिल जाएगा, बराबर क्या हो गया? या, तो ई के स्थान पर हुआ और आधा ता हो गया, गत्यात्मक विशेषण बन गया। इसके बाद अगला शब्द है, यहीं पर देख लेते हैं, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर है प्रति धन उत्तर, ये तो थोड़ा सरल है, इसे आप हल कर सकते हैं। ऐसे ही अत्युक्ति है, तो अति धन उक्ति। क्या हुआ? अतियुक्ति। ऐसे देव्यालय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ देखते हैं। देखिए क्या है देव्यालय, फट से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देव्यालय क्या है? देव्यालय, देव्यालय। अब यहाँ तो आपको आलय मिल रहा होगा और यहाँ देव भी मिला है। देखिए देवी धन आलय, कि जहाँ पर देवी रहती है वह स्थान, तो ई है और दीर्घ आ है। दोनों के देखिए, दोनों के स्थान पर नहीं होगा, केवल ई के स्थान पर या होगा, चाहे हरस ई हो। मूल स्वर को ध्यान में रखिए और उसके साथ साथ दीर्घ स्वरों का ध्यान रखिए कि जहां पर वो होंगे वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ई का या हो गया और यहाँ पर जब आ मिलाएंगे तो बड़ा या हो जाएगा, और वह तो हो गया आधा, तो देव्यालय बना। मिलाएंगे तो जैसे अब मिला के देख लेते हैं, दे और वह आधा हो गया, ई का या हो गया और अया में बड़ा की मात्रा हुई और आलय क्या बन गया? देव्यालय। समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक शब्द है सख्युत्तर। क्या है? सख्युत्तर। देखिए बार बार बोलेंगे तो आपको समझ आए। सख्युत्तर, सख्युत्तर मतलब कि सखी का उत्तर, तो सखी होगा, सखी नहीं होगा, सखी धन उत्तर। तो आपके विकल्प में यह भी हो सकता है सखी धन उत्तर, ठीक, और सखी धन उत्तर। तो ये विकल्प में आपके समक्ष आ सकते हैं। तो ये तो आप तुरंत काट देंगे क्योंकि यहाँ छोटा हुआ है और इन दोनों में भ्रम होगा। क्या होगा? तो सखी होता है, सखी नहीं होता है, यह शुद्ध शब्द होता है। तो समझ में आ गया होगा सखी उत्तर। तो यहाँ पर दीर्घ ई है, ई और उत्तर, उत्तर तो ई है, ई का क्या हो गया? या, और यहाँ यू की मात्रा, उ की मात्रा लगा है, सखी उत्तर, सखी का उत्तर। समास भी समझ में आ जाएगा इससे, सखी का उत्तर, तत्पुरुष समास। चलिए आगे कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें भी हल कर लेते हैं। देखिए लिखा है नद्यूर्मि, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है नद्यूर्मि। क्या होगा? पहले तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये जो संयुक्त वर्ण बनता है इसको तोड़ेंगे तो दा और या मिलता है। क्या मिलता है? दा और या। तो दा तो आधा है, तो नद्यूर्मि, तो यहाँ क्या होगा? नदी धन ऊर्मि। नदी नहीं होता है, ऊर्मि नहीं होता है। अगर जैसे देखें तो विकल्प में आपके दे सकता है, कौन सा सही है उसमें आप बता सकते हैं। नदी धन ऊर्मि और नदी धन ऊर्मि, नदी धन ऊर्मि। देखिए आपके सामने 4 विकल्प हो गए हैं। तो ये आपको लगेगा बड़ा सरल, लेकिन इस तरीके से भी पूछ सकता है प्रश्न को, तब कठिन हो जाता है। तो यहाँ विकल्प ए सही है। देखिए बाकी सब असत्य हैं, इसमें सही विकल्प सटीक विकल्प नहीं है। नदी होता है शुद्ध शब्द, दीर्घ ई, और ऊर्मि मतलब लहर होता है, लहर मतलब नदी की लहर, ऊर्मि, ऊर्मि। तो ई का या हो गया और बड़ा, और इसमें बड़ा ऊ मिलाएंगे तो यू हो गया। अब लिखेंगे नद यूर्मि, और जब या और या को मिलाएंगे नद्यूर्मि, ये हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए विच्छेद दिया है, आपको संधि बनाना है, संधि युक्त शब्द बनाना है। विच्छेद है, क्या है? नदी धन उद्गम, इसे आप जान लेंगे, वो विच्छेद में लिखा है नदी धन उद्गम, तो नदी का समझ में आ गया होगा।
नदी धन उद्गम मिलाते हैं, ई है और ऊ है, ई का क्या होगा या। अब मिलाते हैं, देखिए द नदी और द या है तो नदी, ऊ है तो नद्युद्गम, नद्युद्गम, देखिए नद्युद्गम। और एक रूप ये भी बनेगा नद्युद्गम, मतलब नदी का निकलना, नद्युद्गम। यू है ना उद्गम और नद्युद्गम, समझ में आ गया, ई का या हो गया। ऐसे मध्वरी है, मध्वरी का क्या होगा, देखिए वाह है तो यहीं से आप पकड़ लीजिए, वाह है तो ये ऊ का वाह होता है तो धा लिखेंगे और धा में ऊ की मात्रा लगाएंगे, मधु धन आरी। मधु एक राक्षस था और राक्षस था, उसका नाम था मधु। तो यहां से लेंगे, यहाँ आपको वर्णों में ही विकार उत्पन्न होगा, अर्थ पे नहीं जाना है। मधुधन ऊ है और आ है, ऊ का क्या होगा वाह होगा। अब लिखेंगे आधा धा हो जाएगा और वाह हो जाएगा, वाह में आ मिलाएंगे तो बनेगा पूरा वाह और आरी मध्वरी अर्थात विष्णु, मध्वरी आ गया। अन्वय, इसके बाद अन्वय। ऐसे ही आप प्रयास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो यड़ संधि के जितनी समस्याएं आती हैं वो दूर हो जाएगी। बस मूल चीज याद रखना है कि पूर्व वर्ण के स्थान पर ही वर्ण में परिवर्तन होता है, पर वर्ण के स्थान पर नहीं होता है। और 3 संधियां जो इसके पूर्व में पढ़े हैं वहां पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। देखिए अन्वय है, इसका होगा अनुधन आय, क्या होगा अनुधन आय, ऊ का वाह हो जाएगा और आय है। मात्रेकता, देखिए री का क्या होता है रा होता है, तो यहाँ पर री है और ए है, री का क्या हुआ रा, रा में ए मिलाएंगे बराबर क्या होगा रे, क्या होगा रे। अब क्या है ता है, ता पहले ये मिलाए, ता में ये ता हो गया क्योंकि आधा हो जाएगा री निकलेगा, तो रा दोनों अगर मिलेंगे हरस रा तो नीचे हो जाएगा। इसके बाद क्या है स्वर है तो ये त्रा में ही लगेगा, तो रूप क्या सही, इसका रूप क्या बनता है ऐसे, तो एम लगेगा यहाँ पर। तो अब क्या बनेगा मात्रेकता, क्या शब्द बनेगा मात्रेकता, माताओं में एकता, जिस कई माताएं होती हैं तो उनमें एकता रहती है, मात्रेकता हो गए। अर्थ भी समझ में आ गया, तो अर्थ जब तोड़ेंगे समझ में आएगा। स्वागत बड़ा महत्वपूर्ण है, स्वागत स्वधन आगत कहोगे तो अपना ही आगमन स्वागत, स्वगत होता है वहां संयोग से संधि होती है, यहाँ आदेश से हो रही है। देखिए स्वागत का क्या होगा सुधन मतलब अच्छी तरीके से, आगत मतलब कि आगमन आना, तो सु ऊ है और आ है तो बना बराबर क्या बनेगा वा बनेगा, तो स्वागत। ये भी हल हो गया। इसके बाद देखते हैं 2 शब्द 3 और बचे हैं। री का रा हो गया, पूर्व वर्ण के स्थान पर ही वर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है पित्रात्मक, अब पित्रात्मक री का बताया हमने, तो पितृधन आत्मक, पितृधन आत्मक, री है री का रा हो जाएगा, ठीक, और ता और रा मिलेगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ आ है तो पित्रात्मक हो ही जाएगा। बस यहीं पर विकार हुआ है, यहीं पर संधि है। पित्राज्ञा ऐसे होगी तो पितृधन आज्ञा, आज्ञा। लघोष्ठ, देखिए लघोष्ठ तो यहाँ होगा लघुधन ओष, छोटा ओठ, जिसके छोटे छोटे ओठ, ये विशेषण है लघोष्ठ। तो ऊ का ये है, यहाँ से घा से उन करेंगे, ऊ का क्या हुआ वा, और वा में मिलाएंगे ओ तो, और ष्ठ लघोष्ठ, ये बन गया लघोष्ठ। तो ये कुछ थे यह संधि के उदाहरण, आपको नियम याद रखना है और उसके बाद एक बार वीडियो को और देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसी लगी है आज की हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।